हेलो एवरीवन। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कल रिजल्ट आए हैं Q1 के। कॉन कॉल भी हुआ कंपनी का। बहुत नेगेटिव रिएक्शन देखा हमने मार्केट से। ऑलमोस्ट 20-21% तक का फॉल आया स्टॉक के अंदर। एंड इसमें भी एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रिजल्ट के बाद ऑफकोर्स स्टॉक में फॉल आया था। लेकिन जैसे जैसे कॉन कॉल कंपनी का प्रोग्रेस कर रहा था, 3 बजे के आसपास कॉन कॉल स्टार्ट हुआ था कंपनी का, तो उसके बाद आप देखोगे तो काफी शार्प काफी स्टीप फॉल हमने देखा कॉन कॉल के बाद कंपनी के स्टॉक के अंदर। तो क्या रिजल्ट था? मतलब ऑफ कोर्स नंबर्स तो खराब हैं, लेकिन कमेंट्री में मैनेजमेंट ने क्या बोला, किस किस वजह से नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला, ओवरऑल कैसा आउटलुक लग रहा है इस बिजनेस का, अब ये सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे आज हम। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का अगर आप प्रोडक्ट मिक्स देखोगे ना तो इस कंपनी के 3-4 सेगमेंट्स हैं, लेकिन एक इनका प्रोडक्ट सेगमेंट है जिसमें आपका रूम एयर कंडीशनर, आपका वॉशिंग मशीन और एयर कूलर, ये 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। और 70 से 75% जो रेवेन्यू है इस कंपनी का वो इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है। इसके अलावा ये कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर्स के लिए कंपोनेंट वगैरह बनाती है, आपका ईएमएस का भी बिजनेस है इनका, प्लास्टिक मोल्डिंग भी करती है, ये सारे भी बिजनेसेस हैं। लेकिन वो सिर्फ 20 से 25-30% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। 70 से 75%, 70-75% ये प्रोडक्ट सेगमेंट करता है। और इसमें भी सिर्फ रूम एसी की अगर हम बात करें तो अकेला वो 65 से 70% रेवेन्यू इस कंपनी के लिए लेके आता है। तो रूम एसी का अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो सबसे जो पीक सीजन है वो यही होता है, अप्रैल से लेकर के जून तक का। नवंबर दिसंबर से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और मई तक आपका मेन प्रोडक्शन चलता है रूम एसी बिजनेस के लिए। अभी FY25 अगर आप देखोगे ना तो पूरी एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री जो है, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो, आपके जो ब्रांड्स हैं LG वोल्टास वगैरह, या आपके जो रिटेलर्स हैं होलसेलर्स हैं, सबके लिए काफी अच्छा गया था। पूरी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 30% के आसपास ग्रो करी थी। और ये एक्सपेक्टेड था FY26 भी काफी स्ट्रॉन्ग सीजन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक तरीके से बूस्ट दिया था मिडिल क्लास को, इनकम टैक्स कम किया था। फिर आपका जो महाकुंभ जो हुआ था आपका यूपी के अंदर, उसमें एक्सपेक्टेड था कि जो लोअर इनकम ग्रुप जो हमारा है उस उनकी इनकम में इंक्रीज होगा। तो जो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, जैसे एसी हो गया, एयर वॉशिंग मशीन वगैरह हो गया, कूलिंग प्रोडक्ट्स हो गया, आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह, इनकी डिमांड और पिकअप करेगी इस साल। तो काफी अच्छा डिमांड एक्सपेक्टेड था। बट हमने Q4 में ही काफी सारे कंपनीज के कॉन कॉल में ये डिस्कस किया था कि क्योंकि सीजन का स्टार्ट थोड़ा सा वीक हुआ है, उतनी उतनी स्ट्रॉन्ग समर हमको नहीं देखने को मिली है जो लास्ट ईयर देखने को मिली थी। तो काफी सारे मैनेजमेंट ने अपने अपने गाइडेंस को थोड़ा सा कट किया था, तो उतना स्ट्रॉन्ग उतना बुलिश अब वो एक्सपेक्टेड नहीं थे Q4 की अगर हम बात करें तो। उससे पहले जरूर काफी काफी एक्सट्रीम बुलिशनेस थी इस इंडस्ट्री को लेकर के। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का अगर आप Q4 का रिजल्ट देखोगे, और हमने भी जो उनका कॉन कॉल डिस्कस किया था, मई 10-12 के आसपास कंपनी का रिजल्ट आया था, तो इनकी मैनेजमेंट ने बाकी सारी मैनेजमेंट के बिल्कुल अपोजिट काफी पॉजिटिव गाइडेंस दिया था। काफी कॉन्फिडेंस थे ये FY26 को लेके भी। इन्होंने लगभग 33% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था पूरे साल का, अगर हम रेवेन्यू टर्म्स में बात करें। एंड मैनेजमेंट ने उसके काफी रीजंस भी दिए थे। एक तो उन्होंने रीजन दिया था कि अगर आप हमारा रेवेन्यू बेस देखोगे तो काफी डाइवर्सिफाइड है, एक ही क्लाइंट से हमारा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। प्लस दूसरा कंपनी का कहना था कि जो आपके नए D2C ब्रांड्स आए हैं, जैसे सैलिकोर गैजेट हो गया, फ्लिपकार्ट का भी अपना ब्रांड है, तो इन सब ये नए ब्रांड्स की ग्रोथ अच्छी रही है और इनसे हमको और रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तीसरा मैनेजमेंट का कहना था कि जो इन हाउस और आउटसोर्स का जो डिबेट चलता रहता है, उसमें अभी पिछले कुछ टाइम से आउटसोर्सिंग जो है वो मार्केट शेयर गेन कर रही है, बिकॉज ब्रांड्स को अब ये समझ में आ गया है कि जो सीजनल बिजनेस है जैसे कि रूम एसी, उसमें आप खुद इन हाउस डिपेंड नहीं हो सकते अपने प्रोडक्शन को लेकर के, तो आउटसोर्सिंग आपको करनी पड़ेगी बिकॉज आपका कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। तो ये 3 फैक्टर्स इन्होंने बताए थे कि जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस है कि इवन दो सीजन का स्टार्ट अच्छा नहीं रहा है, फिर भी हम पूरे साल में 33% के आसपास का ग्रोथ जो है वो अचीव कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले ना पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का एग्जीक्यूशन देखते हैं कि इन्होंने बोला क्या था और किया क्या है। उससे पहले अगर आप एक चीज देखो तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का आप जो स्टॉक देखते हो लास्ट 2-3 साल में मल्टी बैगर काइंड ऑफ उन्होंने रिटर्न्स डिलीवर करे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है इस बिजनेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है FY20 ऑनवर्ड्स। आई मीन FY20 में इस कंपनी के लिए जो ये प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है ये 23% रेवेन्यू लेके आता था। लास्ट ईयर 75% रेवेन्यू इस वाले सेगमेंट से आया है। तो ईयर आफ्टर ईयर इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया है, उसमें भी रूम एसी का कंट्रीब्यूशन हर साल कंपनी के लिए इंक्रीज हुआ है। काफी मार्की क्लाइंट्स है इस कंपनी के। इंडस्ट्री में जो भी आप बड़ा ब्रांड देखते हो वो सब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का क्लाइंट है। नाउ अभी इनका परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू कंपनी का Q1 में ग्रो किया है 14% से। कमिटमेंट कितना था? 33% का। एग्जीक्यूशन कितना है? 14% का। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अंडर परफॉर्म किया काफी बड़ा। सो ये एक पहला रीजन है जिसकी वजह से हमको ये नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला मार्केट से। लेकिन हम थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यहाँ पे यूज करें तो क्या ये नंबर या इस तरीके के नंबर हमको एक्सपेक्टेड नहीं थे? बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे, बिकॉज ब्लू स्टार हो, वोल्टास हो, हिताची हो,
या आपके हैवेल्स हैं, जितने भी ये ब्रांड कंपनीज हैं, सबके रिजल्ट ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि उनका खुद का एसी का सेल्स अच्छा नहीं रहा है। एसी वाला सेगमेंट उन सारी कंपनीज के लिए खराब गया है। प्लस ईपैक का रिजल्ट -14% का रेवेन्यू ग्रोथ, एम्बर का कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला बिजनेस 7% का ग्रोथ। तो ये तो एक तरीके से एक्सपेक्टेड था कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट माइट भी जो 33% का ग्रोथ गाइडेंस दे रही है वो अब अचीव नहीं कर पाएगी, मतलब उसको वो अंडर परफॉर्म करेंगे। हाँ, ये एक अलग पॉइंट है कि इतना ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं था कि 33% की अगेंस्ट में आपने सिर्फ 14% का ग्रोथ दिखाया है। दूसरा, आप रिजल्ट अगर देखोगे तो इबिट्टा मार्जिन कंपनी के नीचे गए हैं। 10% प्लस कंपनी के इबिट्टा मार्जिन थे, 9% पे आ गए हैं। और ये जो आप Q4 में 12% का इबिट्टा मार्जिन देख रहे हो ना, ये नॉर्मलाइज नहीं है। Q4 में इस कंपनी को पीएलआई का बेनिफिट मिलता है, वो जो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम है, तो इसकी वजह से Q4 में नॉर्मली इस कंपनी के मार्जिन बूस्ट अप हो जाते हैं। नॉर्मल इबिट्टा रेंज अभी इनका 9 से 10% के रेंज में है, और वाई वाई कंपनी का इबिट्टा मार्जिन नीचे गया है, 9% पे आ गया है। हमने ईपैक का रिजल्ट देखा था, टॉप लाइन का ग्रोथ जरूर नेगेटिव था, लेकिन इबिट्टा मार्जिन प्रॉफिट के नंबर्स में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं था। दूसरा, आप एक और चीज ऑब्जर्व करोगे, फाइनेंस कॉस्ट इस कंपनी की काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। 85% से इस कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट कॉस्ट, जो ये लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, वो कंपनी का बढ़ गया है वाई वाई लेवल पे। और इन सारे फैक्टर्स की वजह से पैट अगर आप देखोगे तो वो 21% डिक्लाइन हो गया है। नेगेटिव ग्रोथ है 21% का, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रेवेन्यू है आपका, उसमें तो फिर भी 14% की ग्रोथ है। आपने चलो रेवेन्यू का गाइडेंस मिस किया है, यहां तो आपका प्रॉफिट नीचे चला गया, 21% डिक्लाइन कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। देन आगे आप इनकी पोजीशनिंग देखोगे बैलेंस शीट में, तो डेट बढ़ा जरूर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, बिकॉज कैश काफी बड़ा है इनके पास, 900 करोड़ के आसपास का कैश अवेलेबल है। सो नेट डेट आप देखोगे तो नेगेटिव है इस कंपनी का, इसमें कुछ ऐसा सीरियस कंसर्न नहीं है। सीरियस कंसर्न है इन्वेंट्रीज के नंबर में। लास्ट ईयर इस कंपनी की इन्वेंट्री जो थी उसके कंपैरिजन में 4 टाइम इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है इस कंपनी की, 4 गुना कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ गई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। रिसीवेबल भी आप बोल सकते हो कि इंक्रीज हुए हैं, लेकिन सेल्स भी तो कंपनी का 70-80% से इंक्रीज हुआ है ना, तो उसके अगेंस्ट में ये रिसीवेबल बढ़ा है। और इसको भी अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे एज ऑफ FY25, तब कंपनी के रिसीवेबल 1000 करोड़ के आसपास थे, अभी ये 800 करोड़ हो गए। तो रिसीवेबल में कोई इश्यू नहीं है, वो तो एक्चुअली कम हुआ है। इन मेन इशू है इस कंपनी के साथ इन्वेंट्री में। 300 करोड़ की इन्वेंट्री आपकी ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास हो गई है वाई वाई लेवल पे। सो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बिल्डअप करी है इन्होंने। दूसरा, एक और चीज आप हमको ऑब्जर्व करनी है, शॉर्ट टर्म डेट अगर आप इस कंपनी का देखोगे ना, वो भी 111 से 212 हो गया, मोटा मोटा डबल हो गया वाई वाई। इनफैक्ट अगर आप FY25 की भी बैलेंस शीट देखोगे, उसमें भी इनका शॉर्ट टर्म डेट जो था वो 120 करोड़ के आसपास था। यानी सिर्फ वाई वाई नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इस कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये जो ग्रॉस डेट में हम इंक्रीज देख रहे हैं, ये मेनली शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म डेट कंपनी ने ज्यादा नहीं लिया है, शॉर्ट टर्म डेट यानी वर्किंग कैपिटल लोन कंपनी को ज्यादा लेना पड़ा है बिजनेस का डे टू डे खर्चा मैनेज करने के लिए। क्यों लेना पड़ा है अभी हम आगे कॉन कॉल में समझेंगे। देन सबसे बड़ा नेगेटिव जो मार्केट को लगा है वो है कंपनी का गाइडेंस घटाना। सो पहले इनका ग्रोथ गाइडेंस कितना था, 33%, अब कितना कर दिया है, 21 से 23%। वो भी इसीलिए बिकॉज जो इनका ये गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक जेना ग्रुप के साथ में जो जॉइंट वेंचर है, इसका रेवेन्यू गाइडेंस मेंटेन रखा है कंपनी ने कि 57% से ग्रो करेंगे। ये टीवी मैन्युफैक्चर करती है कंपनी इस बिजनेस के अंदर, तो इसमें ये अभी भी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट जो मेन बिजनेस है कंपनी का, रूम एसी का, उसका रेवेन्यू गाइडेंस आप देखो तो इन्होंने 30% से 17-20% के आसपास कर दिया है। और पूरा ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू गाइडेंस है 21 से 23%। तो ये एक और नेगेटिव चीज लगी मार्केट को। दूसरा, एक और खराब चीज, कंपनी ने प्रॉफिट का गाइडेंस भी घटा दिया है। सो पहले इनका कहना था कि हम 405 करोड़ का पैट करेंगे इन FY26, यानी कि 39% का ग्रोथ अपने बॉटम लाइन के अंदर। अब 39 में से 9 चला गया, 3 रह गया है, तो 3% का पैट ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रहा है इस साल के अंदर। 39 से सीधे 3% का पैट ग्रोथ, और उसमें भी Q1 जो कि आपका सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, उसमें 21% का डिक्लाइन है कंपनी के पैट के अंदर। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या इतना भी कंपनी अचीव कर पाती है, नहीं कर पाती है। तो ये एक और सबसे बड़ा नेगेटिव लगा है मार्केट को, जिसकी वजह से हमने ये रिएक्शन देखा है। देन एक और जो पॉइंट है काफी कंसर्निंग है कि इन्होंने अपना कैपेक्स घटाया है। इस कंपनी ने लास्ट ईयर कैपेक्स किया था, FY25 की हम बात कर रहे हैं, 370 से 400 करोड़ के रेंज में, 370 से 400 करोड़। इस साल का पहले कंपनी का गाइडेंस था 800 से 900 करोड़ का कैपेक्स का। अब कितना करना कह रहे हैं ये, 700 से 750 करोड़, यानी मोटा मोटा 150 से 200 करोड़ का कैपेक्स का जो आपका प्लान था वो आपने रिड्यूस कर दिया है। सी कैपेक्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस जो है वो अपनी फ्यूचर एक्सपेंशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है,
वो देख रहा है कि आने वाले टाइम में मेरा डिमांड बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना है। और इस कंपनी ने लास्ट 1-2 साल में काफी सारे QIPs करे हैं। अभी ये जो आपने 900 करोड़ का कैश देखा है ना, ये भी QIP से आया है। तो QIP में जब आप फंड रेज करते हो तो इन्वेस्टर को क्या बोलते हो कि फ्यूचर डिमांड अच्छी है, हम कैपेसिटी बिल्डअप करना चाहते हैं, नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इसके लिए हमको फंड चाहिए। आपने फंड ले लिया, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, कैपेक्स का गाइडेंस घटा रहे हो, 900 करोड़ से 750 करोड़ कर रहे हो। तो ये एक और जो है वो नेगेटिव चीज लगती है मार्केट को। अब इसके पीछे आपका इंटेंशन में भी अच्छा हो, रैशनल कुछ और हो सकता है, लेकिन जब डायरेक्शन आपके बिजनेस का दूसरी तरफ जा रहा होता है ना, तो ये सारी चीजें कनेक्ट होती है और उसका हमको स्टॉक के ऊपर इस तरीके का प्रेशर देखने को मिला है। सो कैसे रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ कोर्स खराब है, गाइडेंस काफी बड़े मार्जिन से मिस हुआ है, और उससे भी बड़ा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, और बैलेंस शीट पे हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है कंपनी की। अब इनके कॉन कॉल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट ने किस तरीके की कमेंट्री दी है एंड आगे का कैसा आउटलुक लगता है, क्या ओवरऑल सिचुएशन है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की। तो एक सबसे पहले इनका एसी बिजनेस का ग्रोथ अगर आप देखोगे ना तो अच्छा है, 15% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। इनफैक्ट ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का 14% आया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर चीजें कनेक्ट करो, इनका रेवेन्यू ग्रोथ है 14%, ईपैक का रेवेन्यू डी ग्रोथ था माइनस, मतलब 14%, उनका -14% का रेवेन्यू ग्रोथ था। तो उस कंपैरिजन में हम देखें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का परफॉर्मेंस अच्छा है। वही अगर हम सिर्फ ग्रोथ ही देखें तो सिर्फ अगर हम एक ही मैट्रिक देखेंगे तो फिर तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है ईपैक से। लेकिन प्रॉब्लम आ जाता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी को इंपैक्ट कर रहे हैं, जो ईपैक के साथ में नहीं है। ईपैक ने खराब रेवेन्यू ग्रोथ के साथ में भी मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करके रखा था, और उनकी वो जो श्री सिटी का जो प्लांट है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। आने वाले टाइम में उनका जो हाइसेंस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है उसमें और ज्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी डिलीवर करना स्टार्ट करेगी। तो बाय द एंड ऑफ FY26 ईपैक का कहना है कि हमारा इबिटा मार्जिन जो है वो अराउंड 50 बेसिस के आसपास इंप्रूव हो सकता है, इंप्रूव होने का गाइडेंस है। यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ तो आपने 14% दिखा दिया, लेकिन आपने कमिटमेंट दिया था 33% का। ईपैक का ओवरऑल ऐसा कोई खास गाइडेंस तो पहले था नहीं, और ओवरऑल कंपनी का कहना था कि 25 से 30% हम ग्रो कर सकते हैं। एसी बिजनेस ऑफकोर्स अब खराब चला गया, सीजन ही इस तरीके का गया है, तो स्टिल वो कंपनी कॉन्फिडेंट है कि 20 से 25% के आसपास हमारा ग्रोथ आ जाएगा, बिकॉज उनका स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस और वो रेफ्रिजरेटर वगैरह जो वो कल अगले साल से स्टार्ट करेंगे, उससे कंपनी का ग्रोथ आ जाएगा। इस कंपनी का 33% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड था, अब इन्होंने उसको घटा करके 21% कर दिया, तो ग्रोथ गाइडेंस काफी ज्यादा नीचे गया है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट है। सो सबसे पहले तो ये जो 21% का डिक्लाइन आया पैट के अंदर, ये क्यों आया इस कंपनी में। तो एक जो हम टर्म डिस्कस करते हैं ना बार बार, ऑपरेटिंग लिवरेज, कि किसी बिजनेस को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, सेल्स ग्रोथ है 30%, पैट ग्रोथ है 50%, इसका तो री रेटिंग का चांस ज्यादा होना चाहिए। इस कंपनी के साथ में बिल्कुल अपोजिट हुआ है, ऑपरेटिंग डी लेवरेजिंग हुई है इनके साथ। डी लेवरेजिंग का मतलब क्या है, इसका सेल्स ग्रोथ 70% से घट के हो गया 40%, प्रॉफिट ग्रोथ 100% से घट के -21% चला गया, यानी एक्सट्रीम डीलेवरेजिंग हुई है इनके साथ में। तो हुआ क्या एक्चुअली, अगर आप इनका बिजनेस समझो, प्रोडक्शन नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होता है आपका रूम एसी का, और ये आपका मई तक चलता है, सीजनल बिजनेस है। तो अगर आपका प्लांट, आपका फैक्ट्री पूरा यूटिलाइजेशन पे रहेगा, तब आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बिकॉज आपकी प्रोडक्शन को आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, अपनी फैक्ट्री को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। लेकिन ये जो आपका सीजन गया है अप्रैल से लेकर के जून क्वार्टर तक का, इसमें इस कंपनी का यूटिलाइजेशन काफी लो रहा है, बिकॉज 50 से 70% जो ऑर्डर्स थे इनके क्लाइंट्स की तरफ से वो कैंसिल कर दिए गए हैं। 50 से 70% ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए गए इनके क्लाइंट्स की तरफ से। तो आपका जो फैक्ट्री है वो अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं हुआ, वो प्रोडक्शन ही नहीं आप जनरेट कर पाए। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो आपको बियर करनी है, आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट है, सैलरी का कॉस्ट है, और अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको डे टू डे मैनेज करने होते हैं। तो वो कॉस्ट तो आपका फिक्स रहा, लेकिन उतना रेवेन्यू आप जनरेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनका ये डीलेवरेजिंग देखने को मिला है हमको। मार्जिन रिड्यूस हुए हैं, प्लस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 21% नीचे गया है। दूसरा, एक और केस क्या चल रहा है इस कंपनी के साथ में, इन्होंने जो इन्वेंट्री बिल्डअप करके रखी है, 4 टाइम इंक्रीज है इन्वेंट्री में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। सो एक्चुअली कुछ टाइम पहले तक मैनेजमेंट भी बोलता था, हम भी डिस्कस करते थे कॉन कॉल में, कि बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पास में एक एडवांटेज है FY26 को लेकर के, कि इन्होंने इन्वेंट्री पहले से होल्ड करके रखी हुई है। बिकॉज आपने देखा होगा इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेकर के काफी चैलेंजेस थे। इंडियन गवर्नमेंट ने जो कुछ चाइनीज सप्लायर्स हैं उनके ऊपर BIS जो रेगुलेटरी होता है वो मैंडेटरी कर दिया था, और उसका अप्रूवल काफी स्ट्रिक्ट रखा था गवर्नमेंट ने। तो ईपैक का कॉन कॉल आप सुनो या एम्बर का भी सुनो, तो रॉ मटेरियल को लेकर के थोड़ा सा चैलेंज बना हुआ था।
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने डिमांड फोरकास्ट देखते हुए कि ये सीजन काफी अच्छा रहेगा, तो उन्होंने काफी एडवांस में इन्वेंट्री बिल्डअप कर ली थी। FY25 में ही कंपनी ने ये पूरे सीजन का Q1 FY26 प्लस Q2 FY26 में जो डिमांड एक्सपेक्टेड थी उसकी इन्वेंट्री इन्होंने एडवांस में होल्ड कर ली थी, इसीलिए इनका कैश फ्लो नेगेटिव भी था। FY24 में इस कंपनी का आई थिंक 170-180 करोड़ का कैश फ्लो था। इस साल कंपनी का -70 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो था। क्यों? बिकॉज सारा पैसा मैंने इन्वेंट्री पे लगा दिया ना। मुझे अगले सीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना था, मुझे रॉ मटेरियल का चैलेंज नहीं चाहिए था। ये कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर से इंडस्ट्री में सबसे फास्ट पेस पे मार्केट शेयर गेन कर रही थी, तो इनका ये सोचना था कि हमको मार्केट शेयर गेनिंग वाली पोजीशन जो है वो मेंटेन रखनी है आगे चल के। सो आई मीन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना खराब सीजन चला जाएगा, तो इन्होंने एडवांस में इन्वेंट्री बिल्डअप करके रख ली। तो जो इनका एडवांटेज था ना 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर पहले तक, वो इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि इतनी जब इन्होंने इन्वेंट्री होल्ड कर ली तो आपका पूरा कैश जो है वो वहीं चला गया। पिछले पूरे साल में इन्होंने लगभग 5000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था, सेल्स किया था, लेकिन वो आपके पास कैश तो आया ही नहीं ना। आपने सारा पैसा लगा दिया इन्वेंट्री पे, तो बिजनेस में तो कैश बचा नहीं। और आपको डे टू डे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं कि सैलरी देनी है, फिक्स कॉस्ट आपका अलग चल रहा है, मेंटेनेंस खर्चा अलग चल रहा है, लेबर चार्जेस अलग चल रहे हैं, इन्वेंट्री को भी स्टोर करने का खर्चा अलग है आपका। वो सारे खर्चे तो हैं, लेकिन आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है। आपने सारा पैसा जो है वो इन्वेंट्री में होल्ड करके रखा है। तो यहीं से कंपनी का वो जो शॉर्ट टर्म डेट जो हमने देखा था ना, वो इसीलिए बढ़ा है, बिकॉज आपको वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ा है। डबल हो गया कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन से, और लास्ट क्वार्टर से भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 80-90% का इंक्रीज है। क्योंकि आपको वो सैलरी तो देनी पड़ेगी, वो फिक्स कॉस्ट तो मैनेज करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा जो अभी तक गई नहीं है आपकी। तो ये चैलेंजेस आ गए हैं इस बिजनेस के साथ में। फिर इसके साथ में एक और चीज आप देखोगे, जो इनके रिसीवेबल्स कम हुए हैं, वैसे तो ये पॉजिटिव है, लेकिन इनको फोर्सफुली इस चीज को करना पड़ा है। इन्होंने क्या किया है, रिसीवेबल जो इनके पास में थे और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना हो उसको देखते हुए कंपनी ने अपने रिसीवेबल्स को फाइनेंस किया है। मतलब इन्होंने अपने रिसीवेबल्स को बैंक्स या एनबीएफसी को दिया है, इनवॉइसेस वगैरह जो देते हैं उसके अगेंस्ट में जो भी इनका रिसीवेबल का अमाउंट था वो बैंक और एनबीएफसी ने इनको दिया है। बाकी बैंक एनबीएफसी इनके क्लाइंट से फ्यूचर में वो पैसा कलेक्ट करेगी। लेकिन हम बार बार डिस्कस करते हैं कि हर एक चीज की कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर बैंक एनबीएफसी आज आपका पैसा, आपको कैश आपके बिजनेस में एडवांस में दे रहा है जो आपको मे बी 2-3 महीने बाद आना था, तो इसके अगेंस्ट में बैंक एनबीएफसी भी अपना कमीशन चार्ज करेगा। सो 20 करोड़ का इनका फाइनेंसिंग कॉस्ट आया है। आप टेक्निकली समझो, रिसीवेबल जब आपके कैश में कन्वर्ट होते हैं तो उसका मतलब क्या है कि बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो। लेकिन इनका कैश इनफ्लो के साथ में 20 करोड़ का कैश आउटफ्लो भी हुआ है, क्योंकि वो 20 करोड़ का हिट लेना पड़ा है इनको बैंक्स और एनबीएफसी से, बिकॉज इनको अभी इमीडिएट बेसिस पे वो कैश चाहिए था अपने बिजनेस में। तो एक्चुअली में सिचुएशन ये है कि मेरा रिसीवेबल, मतलब जो मैंने सेल्स किया, मेरा फुल रियलाइजेशन पे आना चाहिए था, उसमें भी मुझे 20 करोड़ का फाइनेंसिंग कॉस्ट हिट लेना पड़ गया। तो ये भी एक और नेगेटिव चीज चल रही है इस बिजनेस के साथ में। ये क्यों करना पड़ा, रिसीवेबल क्यों करने पड़े? अब एक चीज आप ये भी बोल सकते हो कि 900 करोड़ का आपके पास बैलेंस शीट में कैश भी तो पड़ा हुआ है ना, तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ये आता है, वैसे तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 900 करोड़ आपने क्यूआईपी से रेज किया है। आपने मार्केट को बोला है कि मैं फ्यूचर एक्सपेंशन करने जा रहा हूं, उसलिए मैंने वो कैश रेज किया है। अगर मैं उसको ये वर्किंग कैपिटल में लगा दूंगा तो एक तो मिस यूज तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये गलत यूज हो जाएगा, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी वाला पैसा है, वो मैं यहां यूज नहीं कर सकता। करने को कर सकते हैं, लेकिन आई मीन आप फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए पैसा कहां से आएगा आपके पास? फिर से आप क्यूआईपी करने जाओगे तो मार्केट वैसा रिस्पॉन्स तो आपको देगा नहीं जिस तरीके की अभी पोजीशन है इस बिजनेस की। तो इसीलिए इनको ये शॉर्ट टर्म डेट लेना पड़ा है। फिर इतनी मजबूरी भी क्यों हो गई शॉर्ट टर्म डेट लेने की? क्योंकि आई मीन इन्वेंट्री इन्होंने 4 टाइम इंक्रीज कर ली है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन किस एक्सपेक्टेशन से करी थी कि मेरे क्लाइंट में से इन्वेंट्री लेंगे तो मेरे को कैश आ जाएगा बिजनेस में, और मुझे जो मेरे वेंडर को पैसा देना है वो मैं उनको पे कर दूंगा। अब इनका काम तो हुआ नहीं, मतलब सेल्स हुई नहीं, क्लाइंट्स ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर 50 से 70%। पर जो वेंडर से इन्होंने ये सामान उठाया है, जो रॉ मटेरियल वगैरह बिल्ड किया हुआ है, उनको तो कैश देना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में कंपनी को ये रिसीवेबल्स वगैरह अपनी फाइनेंस करवानी पड़ी और 20 करोड़ का हिट लेना पड़ा, और वो शॉर्ट टर्म का डेट लेना पड़ा। तो इस तरीके के चैलेंजेस में फंसा है। हम जनरली क्या बात करते हैं बिजनेस में कि सेल्स ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन बढ़ रहा है, डेट को मैनेज कर लिया है, आगे डिमांड अच्छी है। ये वो सब चीजें तो छोड़ दो, आप ग्रोथ तो हटा दो, जो हमने कल बात करी थी कि सिर्फ ग्रोथ नहीं देखना होता है। इसका ग्रोथ तो आप देख के बोलोगे 14% का ग्रोथ है, बहुत अच्छा है, अभी भी ईपैक्स से अच्छा चल रहा है। लेकिन आप सिचुएशन देखो, किस सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं। इनके पास दूसरे ही चैलेंजेस चल रहे हैं, मतलब आई मीन एग्जिस्टेंस तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ, डे टू डे अपना बिजनेस को मैनेज करने का जो बिजनेस को चैलेंजेस हैं वो काफी बढ़ गया है इस कंपनी के लिए। तो ग्रोथ क्या है, डिमांड क्या है, ये भी इनके लिए मैटर नहीं करता।
एक्चुअली एक एनालिस्ट ने इनको पूछा भी, इनको प्राइसिंग के ऊपर पूछा कि जिस तरीके की आपके पास इन्वेंट्री अभी पड़ी हुई है, सो आगे चल के चांसेस क्या ये हैं कि आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, यानी क्लाइंट को आपको डिस्काउंट में देना पड़ेगा वो सारा इन्वेंट्री। तो एक्चुअली ये वाला कॉन कॉल ना काफी बेयरिश कॉन कॉल था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि डिस्काउंटिंग या प्राइसिंग हिट लेने का तो पॉइंट तब आता है जब कुछ डिमांड हो। सो इन्वेंट्री का सिचुएशन अभी ये है पूरी इंडस्ट्री में, सिर्फ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए नहीं, कि एक तरीके से इन्वेंट्री जाम हो गई है। ना रिटेल लेवल पे, डीलर लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे उतना अपटेक देखने को मिल रहा है, ना ही क्लाइंट का, जो इनके क्लाइंट है ओईएम ब्रांड्स वगैरह, उनका इतना अपटेक देखने को मिल रहा है। और सेम सिचुएशन फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी फील कर रहे हैं। तो उनका कहना है प्राइसिंग हिट तो तब होगा जब थोड़ा इन्वेंट्री निकलना शुरू हो, तब थोड़ी बहुत डिमांड आएगी। अभी तो ये है कि इन्वेंट्री किसी भी तरीके से क्लीन हो जाए, प्राइसिंग हिट तो उसके बाद का केस है। और दूसरा पॉइंट इनका ये भी कहना है कि हमने जो आपको गाइडेंस दिया है अपने प्रॉफिट का, इबिट्टा मार्जिन्स का, उसमें ये चीज हमने फैक्टर इन कर ली है कि कल को चल के हमको प्राइसिंग में हिट लेना पड़ेगा। बिकॉज जब इन्वेंट्री नहीं क्लीन हो रही तो आप सेम रेट पे थोड़ी बेच पाओगे, एमआरपी पे थोड़ी बेच पाओगे। जो रिटेलर है वो भी डिस्काउंट देगा, जो होलसेलर है उसको भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, जो ब्रांड्स हैं उनको भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मैन्युफैक्चरर को भी तो प्राइसिंग हिट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके का पूरा इंपैक्ट चल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। फिर और क्या पॉइंट है आपका, कैपेक्स। कैपेक्स इन्होंने क्यों रिड्यूस किया? तो वैसे तो मैनेजमेंट का मुझे इतनी इतनी खराब चीज नहीं लगी है जो ये चीज कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो रूम एसी का नया प्लांट ये लगा रहे थे उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रहेगा, उस पर कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, ये 700 से 750 करोड़ उसका पार्ट है। लेकिन जो पूरा प्लांट एंड मशीनरी वगैरह जो ऑर्डर करना था उसको कंपनी ने अभी होल्ड कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए। ये करना इसीलिए भी इनके लिए जरूरी था बिकॉज इनका कहना है कि अभी हम एक अलग ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो हमको कैश चाहिए, हमको थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा। और दूसरा लॉजिकल पॉइंट ये भी है, इनका कहना है कि अभी आप देखोगे तो डिमांड तो है नहीं ना इतनी ज्यादा, और कल को चल के अगर डिमांड आती है तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी का जो लीड टाइम है वो सिर्फ 4 से 6 मंथ्स का है। यानी हम फटाफट से इसको वापस से स्टार्ट कर सकते हैं जब भी हमको डिमांड दिखेगा, और नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी इनको करना ही है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लीड टाइम ज्यादा है, तो कंपनी कह रही है इसलिए बिल्डिंग हम इसी साल प्रिपेयर करके रखेंगे। जो प्लांट मशीनरी वाला पार्ट है उसको हम जैसे हमको दिखेगा डिमांड इंप्रूव हो रही है तो हम फटाफट से इसको कर देंगे। तो इसीलिए कैपेक्स को कंपनी ने थोड़ा सा होल्ड करके रखा है कि आगे आने वाले टाइम में जो इनको कैश की रिक्वायरमेंट होगी उससे ये इसको मैनेज कर पाए। देन पॉइंट आता है सिचुएशन इंप्रूव कब होगा, कब तक चीजें इंप्रूव होगी। तो एक तो आप पहले प्रॉब्लम समझो कितनी बड़ी है। इंडस्ट्री में आरएसी, रूम एयर कंडीशनर की इन्वेंट्री लेवल कितनी है अभी, 2 मिलियन से लेकर के 2.2 मिलियन के आसपास। इसमें सब आ जाते हैं आपके डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब। 2 मिलियन से 2.2 मिलियन का इन्वेंट्री लेवल है अभी इंडस्ट्री में। और जो ब्रांड्स हैं इनके, जो इनके क्लाइंट्स हैं, ये वोल्टास, हिताची, इन सबको इंक्लूड करके इनका जो इन्वेंट्री लेवल है वो 2 मिलियन के आसपास है। मतलब क्या हुआ कि जितना इन्वेंट्री अभी इंडस्ट्री में पड़ा हुआ है उतना इंडस्ट्री ऑलरेडी इन सारे ब्रांड्स के पास में है। तो पहले वो क्लीन होगा तब जाके इनके ब्रांड्स और ज्यादा इन्वेंट्री परचेज करेंगे ये मैन्युफैक्चरर से। तो इस तरीके की सिचुएशन है। और अभी इनका कहना है कि नियर टर्म में तो मतलब ऐसी ही सिचुएशन बनी रहने की एक्सपेक्टेशन है। माइट भी अक्टूबर नवंबर तक हमको इस पे क्लैरिटी मिलेगा, एंड हम होपफुल हैं कि दिसंबर तक चीजें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। एक और रिस्क इसलिए भी लगता है मार्केट को इनके इतने हाई इन्वेंट्री को देखते हुए कि इस साल आपका बीई नॉर्म चेंज होने वाला है। तो जब बी वो एनर्जी नॉर्म जब आपका चेंज होगा तो आपके न्यू स्टार वाले वो आ जाएंगे, एसी के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो क्या ये वाली इन्वेंट्री उनके लिए वैलिड रहेगी, और अगर वैलिड नहीं रहेगी तो कितना बड़ा हिट लेना पड़ेगा इस कंपनी को। हालांकि इस पे इन्होंने क्लैरिटी दी है और एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि वो जो आप रिस्क एस्टिमेट कर रहे हो वो हमारे बिजनेस के साथ में नहीं है। बिकॉज ये जो हमारी इन्वेंट्री पड़ी है इसमें से 97 से 98% जो है वो रॉ मटेरियल है, मतलब वो फिनिश्ड एसी नहीं है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं है, वो रॉ मटेरियल है एसी का। तो एज एंड व्हेन अगर नॉर्म चेंज होते भी हैं तो ये सेम रॉ मटेरियल उसके अंदर यूज हो जाएगा। बहुत माइनर सा 0.2-0.3% मिनिमम हिट अगर लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा, वरना 99% यही इन्वेंट्री, यही रॉ मटेरियल हमारा उस वाले एसी के अंदर भी जाएगा। तो एज सच इतना बड़ा कोई हमको उसमें हिट लेने का वो वाला रिस्क नहीं है। बट हाँ, चीजें इंप्रूव होने में टाइम लगेगा। तो हम ये मान के चलें कि Q2 में भी सिचुएशन इसी तरीके की रहेगी इस कंपनी की। Q2 के भी रिजल्ट खराब ही आएंगे। अक्टूबर में जो कॉन कॉल होगा इस कंपनी का, अक्टूबर या नवंबर में सेकंड क्वार्टर का, उसमें हमको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि अब सिचुएशन कहाँ पे स्टैंड करती है और आगे चीजें किस तरीके की चलती है। बाकी मैनेजमेंट तो कह रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री में, लेकिन मीडियम लॉन्ग टर्म पहुंचने के लिए आपको ये वाला फेज भी तो पहले अपना निकालना है ना अच्छे से। तो अभी तो इस सिचुएशन में फंसी हुई है कंपनी,
देखते हैं आगे कब तक इनका इम्प्रूवमेंट आता है। और क्या चैलेंजेस हैं, बाकी कैपेक्स वगैरह का तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से भी मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन दिया है, तो एक्चुअली क्या हुआ है ना कि मई में इनके प्रोमोटर्स ने स्टेक सेल किया, 5% के आसपास प्रोमोटर का स्टेक उन्होंने अपना सेल किया 5% के आसपास। और फिर जून क्वार्टर का जुलाई में इस तरीके का रिजल्ट आया। तो एक एनालिस्ट ने ये क्वेश्चन भी पूछा, काफी सारे एनालिस्ट ने इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि आपका मई में कौन कॉल हुआ, 10 या 12 के आसपास मई को कौन कॉल हुआ, और जहां बाकी इनका जो कॉन कॉल था ना Q4 का, वो बिल्कुल अपोजिट था। बाकी के कॉन कॉल्स में जो बाकी इंडस्ट्री है वो काफी बुलिश होते थे ग्रोथ को लेकर के, और इनकी जो मैनेजमेंट है वो कंजर्वेटिव गाइडेंस देती थी और उसके बाद हर एक प्लेयर को आउट परफॉर्म करती थी। लेकिन Q4 के कॉन कॉल में बिल्कुल अपोजिट हुआ। जो बाकी इंडस्ट्री थी वो थोड़े से कॉशियस थे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंस था, काफी काफी ऑप्टिमिस्टिक था डिमांड को लेकर के। लेकिन अब उसका एग्जीक्यूशन अलग देखने को मिला। तो 10-12 को कॉन कॉल हुआ और मई के एंड में जून में इन्होंने लगभग 5% का स्टेक सेल किया, एंड फिर जुलाई में ये रिजल्ट देखने को मिला। तो उनका ये क्वेश्चन था कि ये चीजें किस तरीके से, मतलब एक डॉट कनेक्ट हो रहा है, तो क्या आपको पहले एंटिसिपेटेड था कि इस तरीके का परफॉर्मेंस रहने वाला है। मैनेजमेंट का हालांकि इस पे क्लैरिफिकेशन है कि अप्रैल और मई जो है वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा था, हमारे लिए भी अप्रैल में 17% का ग्रोथ रहा, मई में 18% का ग्रोथ रहा। लेकिन मई के एंड में चीजें जो है वो काफी खराब हो गई। तो ऐसा नहीं था कि हमको पहले से एस्टिमेटेड था कि चीजें इस तरीके से जाने वाली और हमने स्टेक सेल कर दिया, बिकॉज वैसा होता तो हम ये इन्वेंट्री के ट्रैप में नहीं फंसते, हमारे एक्सपेंसेस इतने एलिवेटेड नहीं होते, उसको हम कंट्रोल करने जाते पहले ही। तो हमें खुद ही इस चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं था और सडनली चीजें ऐसी हुई हैं। बिकॉज इनका कहना है कि मई के मिड तक भी, हालांकि साउथ का जो मार्केट है जिसने लास्ट ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया था, वो इस सीजन कभी पिकअप ही नहीं किया। पिछले साल सबसे ज्यादा ग्रोथ साउथ में देखने को मिली थी, लेकिन इस बार मार्च ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे तो वहां पे इनकंसिस्टेंट रेन स्टार्ट हो गया था। तो साउथ से डिमांड आई नहीं, और जो नॉर्थ इंडिया आपका ईस्टर्न रीजन जो था वो पिकअप करना एक्सपेक्टेड था मई और जून के अंदर। लेकिन मई मिड तक इनका मैन्युफैक्चरिंग चलता रहा, ऑर्डर वगैरह आ रहे थे इनके क्लाइंट्स वगैरह से। बट मई एंड में जब मॉनसून आ गया पूरे इंडिया में, तो एकदम से डिमांड खत्म हो गई। मतलब जो आपका एसी का सीजन नॉर्मली जुलाई में खत्म होता था, इनका कहना है कि वो मई एंड में ही एक बार इस बार सडनली खत्म हो गया। तो इस वजह से शार्प रिडक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट इंडस्ट्री लेवल का इन्होंने डेटा दिया है, अपना डेटा दिया है, सॉरी, कि हमारा 17-18% का ग्रोथ रहा अप्रैल और मई में। जून में 70% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला, जुलाई में 70% का फिर से नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला, और अभी तक का अगस्त का जो मंथ है वो भी उसी तरीके से जा रहा है। तो एक्चुअली में काफी खराब सिचुएशन है इस कंपनी के लिए, अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सो देखना पड़ेगा कब तक चीजें इंप्रूव होती है। और वही है कि अब इन्होंने इंटेंशनली वो स्टेक सेल किया या क्या किया, वो एक अलग पार्ट है। बट हुआ इस ड्यूरेशन में है, तो मार्केट उसको भी इसके साथ कनेक्ट करके देखेगा, और वही हमको इतना ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला मार्केट से स्टॉक के अंदर। जनरली आप देखते हो कि रिजल्ट के बाद जो कॉन कॉल होता है ना, तो उसमें चीजें क्लैरिटी मिलती है, कुछ आपको चीजें पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो धीरे धीरे स्टॉक में थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। इनके साथ में अपोजिट हुआ, बिकॉज कॉन कॉल ही इस तरीके का गया, एक के बाद एक बेयरिश मूवमेंट देखने को मिला। क्योंकि ये भी काफी खराब लगता है कि आप कैपेक्स का गाइडेंस घटा दो, तो वो भी एक छोटी ग्रोइंग कंपनी के लिए, जहां पे इंडस्ट्री में एसी का अंडर पेनिट्रेशन देखो आप कितना ज्यादा है। हालांकि वो स्ट्रक्चरल नहीं है, उन्होंने प्रॉपर रैशनल दिया कि इनकी पर्सनल सिचुएशन अभी इस तरीके की है लिक्विडिटी को लेकर के, कि इनको वो कट करना पड़ा है। और जब भी एज एंड व्हेन डिमांड इंप्रूव होगा, उसका लीड टाइम ज्यादा नहीं है, 4 से 6 मंथ्स का है, तो कंपनी उसको वापस से कवर अप कर लेगी। तो ये है पूरा पार्ट आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। खराब रिजल्ट, खराब कमेंट्री, और आउटलुक भी अच्छा नहीं है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी का तो कोई पॉइंट आता नहीं है। ये मैटर ही नहीं करता कि बिजनेस 15% पे ग्रो करे, 20% पे ग्रो करे। सिचुएशन इस तरीके की है कि पहले ये चीजें स्टेबलाइज हो इस कंपनी के लिए, फिर जाके हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या डील है, किस तरीके की चीजें अवेलेबल है। तो आप एक चीज यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ और समझो कि क्यों हम बार बार डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है ना, दिमाग में ऐसा भर लेना कि ये स्टॉक में 10 साल के लिए रख रहा हूँ, 5 साल के लिए रख रहा हूँ, या जो आपके ऐसे फ्रॉड वाले लोग होते हैं जो इस तरीके की आपको कमेंट्री देते हैं कि मतलब ये स्टॉक अगले 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, सबसे बेकार चीज है, सबसे घटिया चीज है ये। बिकॉज एक क्वार्टर में बिजनेस के पूरे प्रोस्पेक्ट चेंज हो रहे हैं। लास्ट क्वार्टर तक यही बिजनेस इस पूरी इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा था कि फिर से आउट परफॉर्म करेगा FY 26 के अंदर, और एक क्वार्टर के अंदर अब बिजनेस को डे टू डे चीजें मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। किस तरीके के चैलेंजेस है इस बिजनेस के साथ में, तो यहाँ पे आप होप में नहीं बैठ सकते। आपको जहां पे भी दिख रहा है कि बिजनेस में प्रॉब्लम है, पोजीशन कट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कि मुझे पूरा एग्जिट करना है या पोजीशन कट करना है। लेकिन होप में तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते कि आगे चल के चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। कब होगी किसी को नहीं पता।
अब एक ये भी पॉइंट आता है कि मार्केट ने इतना ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन क्यों दिया, बिकॉज हमने ये वो पॉइंट डिस्कस किया था ना कि अनसर्टेनिटी, मार्केट को अनसर्टेनिटी से सबसे ज्यादा रिस्क लगता है। तो जब मार्केट आपसे इतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने इतना ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट दिया और उसके ऊपर से इतनी खराब कमेंट्री दी और ये सारी चीजें करी, तो सब चीज एक साथ हुई और मार्केट का ये रिएक्शन देखने को मिला। और अभी वैसे भी हम देख रहे हैं कि बुल मार्केट तो चल नहीं रहा, बियर मार्केट है। इस तरीके के मार्केट में किसी बिजनेस का अगर फ्यूचर आउटलुक नेगेटिव होता है ना, तो मार्केट उसको आज आज ही डिस्काउंट करने को देखता है। मार्केट ये वेट नहीं करेगा कि Q2 का रिजल्ट आ जाता है तो फिर मैं इसको और डिक्लाइन करूंगा, ऐसा नहीं। उसका पनिशमेंट आज ही देगा मार्केट। लेकिन इसके अपोजिट अगर किसी बिजनेस का आप देखोगे फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है, जैसे V2 रिटेल को देखो और कितने सारे स्टॉक्स है, स्काई गोल्ड का देखो, जैसे आज के बेसिस पे आउटलुक अच्छा लग रहा है, लेकिन मार्केट रिवॉर्ड नहीं करेगा इतनी जल्दी, बिकॉज ये मार्केट ही उस तरीके की चल रही है। यही अगर बुल रैली होती तो चीजें कुछ और तरीके की होती। बट एनी हाउ, सिचुएशन अच्छी नहीं है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए। डिटेल कौन कौन एनालिसिस इनका देखेंगे, ट्राई करेंगे अच्छे से समझने का, बिकॉज कुछ चीज़ों पे इन्होंने और बताया, जैसे कंप्रेसर वाला जो इनका फैसिलिटी है वो नेक्स्ट ईयर तक आएगा। उसमें अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि इनका जॉइंट वेंचर है चाइनीज कंपनी के साथ में, आई थिंक शांघाई हायर ग्रुप करके कंपनी है, जो इनको टेक्नोलॉजी देगी कंप्रेसर वगैरह बनाने की। तो उसमें अप्रूवल में टाइम लग रहा है चाइनीज गवर्नमेंट से, 2-3 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट वी नो कि पोजीशन अच्छी नहीं है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की। बाकी आगे ट्रैक करते रहेंगे, देखते हैं किस तरीके के परफॉर्मेंस आते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के। आपके जो डाउट्स हैं आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।